हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाते हैं, यानी आपकी जो पवन सीरीज़ है ना, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका सेकेंड क्लास होगा। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप और उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में ग्रामर भी हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की सीरीज़ में। सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाता है उसको देख लेते हैं। न्यू मैथड इज रिलेटेड टू, यानी नई विधि किससे संबंधित है? न्यू मैथड यानी नई विधि। तो इसमें आपका हो जाता है डॉक्टर वेस्ट, एच ई पामर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन, ओ जसपर्सन। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि डॉक्टर वेस्ट मैथड। और आप इसे इस पर डिस्कस भी बहुत लॉन्ग में किया है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड में क्या था। सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया है तो किस पे किया गया है? तो रीडिंग पे किया गया। और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितनी बार हम इम्पॉर्टेंट कहें वो कम है। तो सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने फोकस किया तो किस पे किया? तो रीडिंग पर। और इन्होंने 3 स्किल को निगलेक्ट किया। भाई रीडिंग को जब इन्होंने क्या किया, मैन फोकस इनका रीडिंग पे रहा, तो इन्होंने 3 स्किल को निगलेक्ट किया। और स्किल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी सही पूर्वसर्ग चुने। आई केम डॉट डॉट हिज रिक्वेस्ट, यानी मैं आया और बीच में जगह है। ठीक है, यानी डैश डैश और उसके अनुरोध पर, यानी हिज रिक्वेस्ट यानी उसके अनुरोध पर। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा? ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर। और एट का भी मतलब होता है पर। और उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है? तो का, की, के लिए का, ऑफ का यूज़ किया जाता है। और बाई का मतलब क्या होता है? तो द्वारा होता है। बाय का मतलब क्या होता है? तो द्वारा होता है। तो अब आप बताएं कि यहाँ पर क्या करेक्ट रहेगा या करेक्ट क्या होगा? तो आपका जो बी ऑप्शन है, यानी आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, यानी क्या है कि मैं उसकी रिक्वेस्ट पर, यानी उसके अनुरोध पर आया, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाते हैं चूज द करेक्ट आर्टिकल। जो आपका 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वो आपका है चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें है आपका ही बिकेम डॉट डॉट ग्रेट मैन, यानी वो महान आदमी डॉट डॉट बन गया। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? ए या एन या द या बोथ, ए एंड एन। तो आपको पता है ए का यूज़ हम कब करते हैं? जब आपको यहाँ पे, यानी कि आपको जो डॉट डॉट होता है और उसके बाद में जहाँ पे खाली जगह होती है और उसके बाद पहला जो वर्ड होता है, अगर वो स्वर है तो आप क्या फिल करेंगे? व्यंजन है तो क्या फिल करेंगे? इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं चीज़ों को, जो आपकी सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन उतने लॉन्ग में ज़रूर जाएंगे जितना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जितना आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो ही बिकेम ग्रेट मैन। तो ग्रेट यानी जी, है ना। तो आपका क्या है? वॉवेल्स है ना। वॉवेल्स है या कॉन्सोनेंट्स है? आप बताएं जी क्या है? तो आपका कॉन्सोनेंट्स हो जाता है। जब कॉन्सोनेंट्स हो जाता है तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे। अगर यहाँ पे वॉवेल्स होता तो आप एन यूज़ करते। ठीक, और वैसे यहाँ पे दा भी बेस्ट है, दा के लिए, क्योंकि ग्रेट मैन एक महान आदमी के लिए, तो आप दा भी। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आप लोग चीज़ों को समझेंगे। हालांकि यहाँ पे जो सीरीज़ में कुछ मिसप्रिंट होता है तो इसके वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन अगर सबसे सही माना जाए तो आपका दा होगा, क्योंकि क्या है? ग्रेट मैन, महान आदमी के लिए द ग्रेट मैन, है ना। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझें और कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, कैसे आपको समझना है चीज़ों को बिना कन्फ्यूज़न के, क्योंकि भाई 1 नंबर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसा नहीं है, एक एक नंबर जब आप
एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद अभी और आगे के जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो एक ही नंबर का है, वो छूट गया तो कोई बात नहीं, लॉन्ग क्या है 2 ही नंबर का तो होता है, वो छूट गया कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें। टुडे यानी आज, है ना। नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है, तो प्रकृति। और मैन इज मनुष्य। और आपका प्लेइंग विद, यानी प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है ना। तो यहाँ पे अब आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जब आप अरेंज करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है तो वो चीज़ देख लेते हैं। जब आप सब्जेक्ट देख लेंगे तो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसका जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, पहले आप एक चीज़ को पकड़ लें, यानी एक पॉइंट को पकड़ लें, फिर उसी को, जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे आपका मैन इज़ है तो मैन इज़ जो है आपका सी पे आया है। और आप देख लें सबसे पहले सी कहाँ पे आया है, तो सी तो सिर्फ आपका ए पर आया है। और देखिए यहाँ पे आपका बी में जाए तो बी पहले है, सी में जाए तो डी पहले है, और डी में जाए तो बी पहले है। तो यानी जब आपने क्या देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है तो वो सी पे है और सी ए में है, तो देखिए आपको और ज़्यादा कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं कि हमको हर एक चीज़ देखनी है। बस आप इस तरह से, इसमें क्या होता है, टाइम की भी बचत हो जाती है और प्लस क्या होता है, गलत होने की भी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक, आई होप आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि भाई एक लाइक तो बनता ही है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं और जान ही गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने जब डिटेल में चीज़ों को पढ़ा तब भी हमने इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। फिर उसके बाद कल जो आपका पहला जो ये सेशन था उसमें भी देखिए बाइलिंगुअल आया, फिर बाइलिंगुअल आया, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होते हैं, बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषीय। द्विभाषीय जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में भी बता रहे हैं, उसको इंग्लिश में भी बता रहे हैं, यानी बाइलिंगुअल बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विभाषी पद्धति का आविष्कार किसने किया, यही तो है ना, इन्वेंटेड बाय, यानी आविष्कार किसने किया, सीजे डॉडसन, नैसफील्ड, विरन और शाह। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी सीजे डॉडसन आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोसेसिव केस, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व में है, आई, whom, who, whose। तो आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब होता है मैं, और whom का मतलब क्या होता है, whom का मतलब होता है किसको, क्या होता है, किस को। ठीक है, और आपका हु का मतलब तो आप लोग जानते हैं, हु का मतलब होता है कौन, हालांकि मतलब सभी के जानते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, हुज। हुज मतलब क्या होता है, किस का, क्या है, किस का। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, विच इज़ द फॉलोइंग इज इन द पैसिव केस। तो यहाँ पे आपका हुज हो जाता है। ठीक, विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विजल, यानी देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या, यानी सब्जेक्ट अगर यहाँ पे ना कहें, यहाँ पे लैंग्वेज कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वर्ड साइलेंट होते हैं, और तो किसी भाषा में आप हिंदी पढ़ें तो जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, यानी वो खामोश होते हैं, होते तो हैं लेकिन वो बोलते नहीं। जैसे कुछ लोगों के यार, कुछ लोग होते हैं ना कि वो होते हैं लेकिन क्या है, उनका कोई रोल ही नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं करना, प्रॉब्लम क्यों आई उसको देखना नहीं है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई
तो वो कैसे हुई उनको जानना नहीं है, यानी वो एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही समझ ले। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए बता देते हैं कि जल्दी से आप लोगों को याद हो जाए। जब जो हमारी ज़िंदगी होती है उससे जोड़कर जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। ठीक, तो देखिए क्या कह रहे हैं, विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विजल। तो विजल में क्या, देखिए आपने जब विजल पढ़ा तो वैसे लिखा क्या है, विहिस्टल, और आपने क्या कहा, विजल। तो यानी एच को आपने साइलेंट किया और आपने क्या कहा, विजिटल नहीं कहा, विजल कहा, यानी आपने टी को साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो यानी एच और टी, और आप देख लें एच और टी कहाँ पे है, तो आपका बी ऑप्शन में है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट है। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जरूर जाते, 1 नंबर इसमें आपका पक्का है। यानी यही नहीं पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि विजल ही पूछा जाए, कोई भी ऐसी मीनिंग दे दी जाएगी जिसमें वर्ड साइलेंट होगा, उसको आपको देखना होगा कि कौन सा वर्ड इसमें साइलेंट है। जैसे नॉलेज में कौन सा वर्ड साइलेंट है, आप लोग कमेंट करके बताएं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, चूज, चूजर, चूजी या चूजली। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें चूजी आपका क्या हो जाता है, विशेषण शब्द हो जाता है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इस तरह का भी क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में बनता है, यानी स्पेलिंग दे दी जाएगी आपको, उसको क्या करना होगा, कुछ जैसे 4 स्पेलिंग दी जाएंगी, उसमें एक स्पेलिंग सही होगी, 3 गलत होंगी, या ऐसा हो सकता है 3 सही हो 1 गलत हो, है ना। तो यानी जो चीज़ अलग है उसी को आपको छांटना रहेगा। तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जो करेक्ट है उसको आप चूज़ करें, उसको आप छांटें। MONDAY होता है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, MUNDAY, SATURDAY, और यहाँ पे क्या लिखा है, SATARDAY, TUESDAY, है ना। और उसके बाद है वेडनेसडे, WEDNESDAY। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो सबसे पहला तो आपको क्या करना है, जैसे जो आपके वीक्स नेम हो गए, मंथ नेम हो गए, तो ये सब आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अब आप कहेंगे कि मैम याद करना रहता है, बिल्कुल आप लोगों को याद करना रहेगा। जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे, इसकी मीनिंग्स को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे पता है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपने देखा कि 3 जो स्पेलिंग्स हैं वो आपकी हो जाती हैं गलत। क्यों गलत हो जाती हैं, MONDAY यहाँ पे यू है इसलिए ये गलत, SATURDAY होता है और यहाँ पे है SATERDAY, यानी ये भी आपका गलत। TUES और यहाँ पे क्या है, TUSE, यानी ये भी आपका गलत। लेकिन वेडनेसडे आपका सही है, क्यों, WEDNESDAY, वेडनेसडे, यानी आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, लाइक सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, फिर देखिए क्वेश्चन पलटकर वही आ गया, द्विभाषीय। तो प्रोफेसर CJ डॉटसन, क्या इस पे हमें डिटेलिंग करनी चाहिए, अगर हाँ तो आप लोग भाई कमेंट करें कि हाँ इस पर डिटेलिंग करनी चाहिए। वैसे हम कई बार तो इस पर डिटेलिंग कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषीय, है ना। जैसे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं उसको इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी में, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो चुकी है। लेकिन जितनी बार होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, जितना कहते नहीं है कि अभ्यास से करत करत अभ्यास जड़मत होते सुजान, यानी जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे चीज़ें आपको उतनी ही परफेक्ट मिलेंगी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी माइंड में ना लाया कीजिए कि एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है और बार बार क्या एक चीज़ को पढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल बार बार ही पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नॉन एज प्ले मैथड, प्रैक्टिकल मैथड, रीडिंग मैथड या इंडक्टिव मैथड। तो डॉक्टर वेस्ट मैथड, यहाँ पे हम पहले इसकी हिंदी बता देते हैं। जैसे आपका हो गया प्ले मैथड यानी खेल विधि, और प्रैक्टिकल मैथड यानी व्यवहारिक विधि, और रीडिंग मैथड यानी पढ़ने की विधि, और इंडक्टिव मैथड यानी आगमनात्मक विधि।
तो ये आपका हो जाता है आगमनात्मक विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी आपको क्या करना है, इसमें चूज करना है, यानी कि छांटना है, जो सही हो उसी को आपको छांटना है ना, सही ले चुने। वी डिसाइडेड टू स्टे एट डॉट डॉट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यानी क्या कह रहे हैं कि हमने शहर के केंद्र में स्थित होटल में रुकने का फैसला किया। तो होटल, अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होता है ना, जैसे कहाँ पे जब वॉवेल्स हो तब हम उसको करेंगे या कॉन्सोनेंट्स से तब, तो यहाँ पे एच है और ऐसा भी नहीं है कि एच साइलेंट है। होटल भाई हम पढ़ रहे हैं तो होटल ही तो हम कहेंगे, लेकिन होटल क्या है, बड़ी चीज़ है भाई, है ना। तो जैसे कोई अद्भुत चीज़, बड़ी चीज़, महान चीज़, है ना, तो वहाँ पे दा का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे अब आपको करेक्ट करना है। तो करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही करना होता है ना। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यानी प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को पनिश्ड, दंडित किया गया। अब यहाँ पे क्या, क्योंकि ईच मतलब प्रत्येक लड़के और लड़कियों के, तो यहाँ पे क्या एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि बहुत से लड़के हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, तो यानी वाज या वेयर पनिश्ड, यानी डी लग गया। अब जब डी लग गया, यहाँ पे पनिश्ड तो है ही है, लेकिन वाज या वेयर, तो क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं तो वेयर का यूज होगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना, कहीं पे कोई डाउट और कंफ्यूजन तो नहीं है ना। क्योंकि अगर डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर हम स्पीड में चीज़ों को बता रहे हैं तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम स्लो में। अगर स्पीड सही है तो ठीक है ना, क्योंकि मेन चीज़ ये है आप लोगों के समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम स्पीड में बोलते जा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। और अगर है थोड़ी सी स्पीड तो आप थोड़ा सा रोक कर चीज़ों को समझ कर, फिर अगर एक बार में नहीं आया तो बैक करके फिर से आप देखें, है ना। तो कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में होती हैं, टीचर कितना भी अच्छा हो, टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आप भी भावी शिक्षक हो, ऐसा नहीं है, आप भी शिक्षक हो, लेकिन जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तब तक भाई एक पढ़ाने वाला कुछ, यानी टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये भी ज़रूरी होता है कि पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को आप भाई कैच करेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कैच करने वाला भी तो होना चाहिए, रुचि भी तो आप में होनी चाहिए, मैच्योरिटी भी तो आप में होनी चाहिए, है ना। तो वो तो आप में ही होनी चाहिए, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो मैं क्या करना चाहती हूँ आप लोग समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड। देखिए फिर से स्पेलिंग करेक्ट करने की बात यहाँ पे आ गई। तो स्पेलिंग करेक्ट में आपका पहला ऑप्शन ग्रामर, GRAMMER, ठीक है। फिर उसके बाद है GRAMMAR, फिर है GRRAMER, फिर उसके बाद है GRAAMER। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगी, क्योंकि GRAMMAR। और जब हम लोगों ने देखिए पिछले क्लास में इस पर डिस्कस किया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आया करें तो पहले आप जो मीनिंग आपको याद है उसको लिख ले, लिख के और उसके बाद इसमें मिलान कर ले, क्योंकि ऐसे सही रहता है, ये मेथड सही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज साइंस ऑफ साउंड। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था और आज भी देखिए आ गया। रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग ऑन फोनेटिक्स। पहले इसको ये समझ लेते हैं ये कह क्या रहा है। निम्नलिखित में से किसे ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो रीडिंग है, राइटिंग है, स्पेलिंग है, फोनेटिक। क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ उठा के यहाँ पे साइंस ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड यहाँ पे था आपका और फोनेटिक यहाँ पे था, है ना। क्वेश्चन को इन्होंने आंसर किया और आंसर को इन्होंने क्वेश्चन में रखा है। लेकिन फोनेटिक हो तो साउंड करना है, साउंड हो तो फोनेटिक करना है। जब आपको चीज़ें पता है तो वो उलट फेर के घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे दें, लेकिन आप उसको कर ले जाओगे। लेकिन जब चीज़ों को आप समझोगे नहीं, सिर्फ रटने पे ध्यान दोगे और क्या है कि अरे एक बार पढ़ लिया बस कहानी ख़त्म, तो भी नहीं, रिवीजन मस्ट होता है।
जितना आप पढ़ें उसका रिवीजन आप लोग ज़रूर करें, नोट्स बनाते हुए चले। जैसे आज आपने पढ़ा, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, कल आप क्लास अटेंड करेंगे तो जो आज आपने पढ़ा है उसको भी आप रिवीजन करें, और जो कल आप पढ़ेंगे वो तो आप पढ़ेंगे ही। फिर जब तीसरे दिन आप पढ़ेंगे तो आपके पास 2 दिन का कलेक्शन होगा, फिर आप 2 दिन का आप रिवीजन करें और उसके बाद तीसरे दिन का आप क्लास देखें। तो इस तरह से क्या है, रिवीजन का मटेरियल आपके पास ज़्यादा होता चला जाएगा और रोज़ का रोज़ तो आप पढ़ेंगे ही। लेकिन आप कहेंगे कि मैम इतना क्या पॉसिबल है कि रोज़ हम क्या करें, जितना हमने पिछला पढ़ा है सब रिवीजन करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक वक्त भी तो ऐसा आएगा जब आपके पास जितना कलेक्शन है वो आपका सारा रिवीजन होगा, आपका सारी चीज़ें रटी हुई होंगी, समझी हुई होंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जो आपको कुछ भी पढ़ना नहीं रहेगा क्योंकि आपकी सारी तैयारी हो चुकी होगी, है ना। तो पहले से जो तैयारी की जाती है वो बेहतर होती है। और जिस दिन एग्ज़ाम डेट आती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस वही वाली बात है, तुक्के लगा के, और फिर ये भी आप नहीं समझ सकते कि अगर कोई पूछ रहा है कैसा एग्ज़ाम हुआ तो ये आप नहीं कह सकते कि हाँ सही हुआ या गलत हुआ, है ना। उसके बाद आपका चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव केस? आई वी यू, सॉरी मी है यहाँ पे, और यहाँ पे आई मी यू माइन, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकार वाचक है? आई मतलब मैं होता है, मी मतलब क्यों होते हैं तो मैं ही होता है ना, यू मतलब तुम होता है, और माइन मतलब मेरा होता है। तो यहाँ पे माइन सही हो जाएगा। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड? देखिए फिर से साइलेंट वर्ड आ गया। तो ये आप क्या पढ़ते हो, इसको क्या जीनेट पढ़ते हो? नहीं, इसको नेट पढ़ा जाता है। तो यानी यहाँ पे जो साइलेंट है वो क्या है? जी साइलेंट। हमने बताया ना कि इंग्लिश में कुछ वर्ड साइलेंट होते तो हैं लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता है। वो क्या है, खामोशी से बैठे रहते हैं, बाकी वो बोलते नहीं हैं, बस ऐसे आप समझ लो। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटिव्स टू, संरचनात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित है? स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी संरचनात्मक, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, तो ये दोनों से संबंधित होता है। यानी क्या हो जाता है यहाँ पे, शब्द पैटर्न और वाक्य पैटर्न। वर्ड पैटर्न यानी शब्द पैटर्न है ना, सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य पैटर्न, ये दोनों से संबंधित होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फ्राइडे इज द डॉट डॉट डे ऑफ द वीक, तो कौन सा डे है? तो आप यहाँ से देखिए काउंट करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आप संडे से काउंट करें, ठीक। तो जब आपको पता होगा भाई, जब क्या मतलब, जब आपको ये हफ्तों के नाम अच्छे से पता होंगे और आपको ये भी पता होगा कि संडे से आप काउंट करेंगे। वैसे मंडे जो है होता है, लेकिन संडे से आप काउंट करेंगे। तो देखिए जोड़िए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका 6 डे जो है वो फ्राइडे हो जाता है। आप जब आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ना तो उसमें आपको कैलेंडर वगैरह ये सभी चीज़ें पढ़नी रहती हैं, ठीक। तो उसमें क्या क्वेश्चन है कि जो कैलेंडर जो बना वो किस दिन बना, ठीक है, पहला दिन। तो कुछ लोग उसमें मंडे से भी काउंट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं संडे से भी काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप दिन, महीने, साल निकालना होता है कि कौन सा दिन, जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर 1995 10 अक्टूबर को ऐसा दिन है, ये दिन था यानी शुक्रवार था, ऐसे हम बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि शुक्रवार ही हो, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 2003 10 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो उसमें जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे कि मंडे को आपको पहला दिन बताएंगे, क्योंकि कैलेंडर जब बना और हम लोगों के सम्मुख आया तो मंडे में ही आया। लेकिन संडे से भी वो काउंट किया जाता है, कुछ लोग संडे से भी काउंट करते हैं, लेकिन आंसर एक ही आता है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे संडे से काउंट करेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी फ्राइडे आपका 6 यानी 6वां दिन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये रहता है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, बारीकी से समझ में आ जाए, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बस ये चीज़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 45 नंबर का, है 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है।
द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड emphasizes द इम्पोर्टेंस, तो राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन में, तो इसमें भी आपका रीडिंग, ठीक है। उसके बाद है द डायरेक्ट मैथड लर्न वाज पॉइंट इन। तो देखिए इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है, देखिए सन में नहीं रहती है, ये तो 1990 है, ये तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे ये आपका कभी कभी क्या होता है मिसप्रिंट हो जाता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस, लेकिन आप फ्रांस पे ही टिक करें, अगर फ्रांस नहीं है तब आप इंग्लैंड पे टिक करें, ठीक। द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, संरचनात्मक दृष्टिकोण है, वन वे अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एंड बी बोथ नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स। यानी कौन सा, यहाँ पे 47 नंबर का जो क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टिकोण वाला तो आपका हो चुका है। अब यहाँ पे विच ऑन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, यानी कौन सा नहीं सरल दृश्य सहायता में नहीं है। सिंपल विजुअल एड्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए ब्लैक बोर्ड आप क्या है उसको देख के ज्ञान प्राप्ति करते हैं, चाक बोर्ड वो भी बुक्स, वो भी आप बुक से क्या करते हैं देखकर, और लेकिन रेडियो से आप क्या करते हैं आप सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो विच ऑन इन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, नोट, ठीक है, तो रेडियो आपका हो जाएगा। Who will be invented the bilingual method, तो CJ डॉटसन। इस पर हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी चाहिए, आप भी कहोगे कि मैम बार बार डिटेलिंग कर रहे हो। मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट टू मेथड, ऑल ऑफ देम कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं जो आपका 49 नंबर का, तो ये वाला आप अंग्रेज़ी पढ़ाने के तरीके दृष्टिकोण है, तो संरचनात्मक भी है, और क्या है व्याकरण अनुवाद विधि भी है ना, प्रत्यक्ष विधि भी है, तो ऑल ऑफ देम ये सभी हो जाते हैं, ये आपका राइट हो जाता है। हु इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। अब आप कहेंगे मैम इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल टफ तो वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन जो है ये चीज़ें समझने के लिए हैं, बाकी इतने भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो कैट, डॉग, फॉक्स, नन ऑफ दिस। तो क्या कह रहे हैं वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल का मतलब क्या होता है जंगली जानवर, क्या होता है तो जंगली जानवर होता है, तो कौन सा है। तो भाई कैट तो घरों में पाली जाती है, कुत्ते भी घर में होते हैं, है ना। यानी फॉक्स जो है वो आपका हो जाता है, वो जंगली जानवर आपका हो जाता है। चूज द नेम ऑफ बर्ड। तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन, तो आपके तो हंसी ही आ गई होगी कि हाँ मैम ऐसे भी, हमने हाँ बिल्कुल ऐसे भी है ना, होता सब कुछ है, टफ़ इजी हर एक चीज़। हालांकि टफ़ तो वही चीज़ होती है जो पढ़ी नहीं जाती है, इजी वो होता है क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये इजी, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बड़ा टफ है ना। तो चूज़ द नेम ऑफ बर्ड, तो भाई सिंपल सी बात है क्रो। चूज़ द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन, तो टर्निप, लिली, सेंडो, नॉन ऑफ दीज। तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से पौधे का नाम चुनें। तो पौधा जो आपका हो जाता है वो संडे हो जाता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नंबर 93 इन वर्ड। तो 93 NINETY 90 THREE 393, ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोएम, क्या है सदैव सौंदर्य और आनंद की चीज़ कविता के बारे में कौन कहता है। तो मैक्स मुलर, विलियम शेक्सपियर, PB शेली या जॉन कीट्स। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो जॉन कीट्स हो जाते हैं। इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस क्या है, इसमें तो ये कह रहे हैं कि सदैव सौंदर्य और आनंद की चीज़ कविता के बारे में कौन कहता है, तो जो कह रहा है बस उसी का तो नाम आप लिखेंगे, है ना। एम ऑफ पोइट्री इज़ टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप aesthetic sense, to understand life better, all of these। तो यहाँ पे कह रहे हैं 56 नंबर का क्वेश्चन है कि भावना को प्रशिक्षित करना, सौंदर्य बोध विकसित करना, जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए, तो ये सभी हो जाते हैं
भाई हम जब क्या करते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उसका उद्देश्य यही तो भाई होता है कि भावना को प्रशिक्षित करना भी होता है, सुंदर बोध विकसित भी करना होता है, अच्छे ढंग से कैसे ले में पढ़ाई जाती है, बच्चों को बताई जाती है, जिसमें उसको क्या हो, मज़ा भी आए, चीज़ें सीखे भी, यानी सभी चीज़ें हैं। तो ऑल ऑफ दीज। फोर्थ डे ऑफ वीक इज़, फोर्थ डे यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो ये फोर्थ डे आपका हो गया, है ना। उसके बाद है कंजर्वेशन इज अ डायलॉग बिटवीन डॉट डॉट पर्सन। 58 नंबर का क्वेश्चन है, वार्तालाप व्यक्ति के बीच संवाद है। 4 2 1 3 क्या कह रहे हैं, डायलॉग इज अ यानी कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन। वैसे तो भाई 5-6 लोग हो तो क्या बातें नहीं होंगी, 3 लोग हो तब भी बातें होंगी, लेकिन कम से कम 2 लोग होने चाहिए। जब हम बात करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या है, तो भाई होना ये चाहिए कि कम से कम क्या है, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए भाई बात करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स मंकी, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या डिटेलिंग करें। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण का उपनाम क्या है, तो रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर आपका ओरल अप्रोच हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, और चीज़ें अगर पसंद आई हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अपना भी बेनिफिट हो, साथ में अपनों का भी बेनिफिट होना चाहिए, है ना। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है, और आपको अब कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश ही चाहिए या अभी हम लोग और भी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपने ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें और नोट्स बनाते हुए चलें। थैंक यू।